जी, कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, वो डॉक्टर जमशेद साहब के नोट्स अपलोड हुए हुए हैं कि नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो नोट्स हैं सर जमशेद साहब की, वो मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, इनकी पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप इनको शॉर्ट फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं और हैंड रिटन फॉर्म में भी ये मौजूद हैं। आपकी बुक शॉप पे, कैंपस 2 की बुक शॉप पे मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सर जी सर चैप्टर 5 के सेंड कर दें। चैप्टर 5 केमिकल थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम दोनों के सेंड करने में ख्याल से कर दूंगा मैं सेंड, इंशाल्लाह आज कर दूंगा। अच्छा जी, स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। ठीक है, जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम मैकेनिक्स का जो चैप्टर है, इसमें हमने डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक जो क्वेश्चंस हैं इसके वो कर लिए थे। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ये टॉपिक है आपका 4.11। 4.11 टॉपिक है। इसको ओपन कर लें, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। हाँ जी, जिनके पास नोट्स हैं वो नोट्स में ये पेज ओपन कर लें, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, और ये सारी इसमें डेरिवेशन आ जाती है। ठीक है, ये सारी डेरिवेशन उसमें इंक्लूड है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बनती है डेरिवेशन, ये सॉरी यहाँ तक। ठीक है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, यहाँ बुक में भी होना चाहिए। पिक्चर्स की तस्वीर, पिक्चर नहीं है मेरे पास। आपके पास बुक ओपन कर लें, पेज नंबर है 194। ठीक है, पेज नंबर 194। तो ये इसका डिटेल क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये इक्वेशन हमें इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, यानी कि ये हमें इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में डिस्क्राइब करती है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो एक सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मूव करता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो ये डिटेल क्वेश्चन आएगा आपका स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, डिराइव स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। तो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के लिए आपने यहाँ से इसकी डेरिवेशन और इसकी डायग्राम, ठीक है,
और इसकी ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ये सारा काम, सारी वर्किंग करनी है इसमें, ठीक है। और इसमें यहाँ तक ये सारा कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये सारी कंप्लीट, इसका डेरिवेशन यहाँ तक। है जी बुक में सर, ये कौन सा टॉपिक है बुक में? बुक में है ये 4.11 4.11 ये टॉपिक है आपका, क्वांटम उसके अंदर जो मैकेनिकल। डेरिवेशन, हाँ जी, हाँ जी, जेंडर वेविफिकेशन, वो वाला? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, डेरिवेशन ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। इसमें ये नेक्स्ट पेज पे आएंगे, इक्वेशन नंबर 7 बनती है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 ये वाली, ये सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन 3 डायमेंशनल इक्वेशन विल बी ये इक्वेशन बन जाएगी। और इसी को, इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स, तो डिफरेंट फॉर्म्स के लिए आप लेप्लेशियन ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे डेल स्क्वायर साई, ये बन जाती है इक्वेशन। आपकी बुक में इक्वेशन नंबर 8 बन रही है, ठीक है। ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 लिखा हुआ है, आपकी बुक में ये इक्वेशन नंबर 8 बन रही है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने ई साई की फॉर्म में लेके आए हैं इसको, विच इज़ इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। आपकी बुक में ये इक्वेशन नंबर 9 बन रही है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। ई साई की फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है। और उसके बाद फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की फॉर्म में एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये लास्ट इक्वेशन आपकी 10 बन रही है, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन आपको उसमें करनी होगी, ठीक है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। जी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर क्वेश्चन इसके? स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के, यस सर। उसका सिर्फ यही क्वेश्चन है, डिराइव स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, लिख लें, ये जो इसकी एप्लीकेशन नहीं लिखी हुई, पेज नंबर 194 पे लास्ट 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1 2, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डिस्क्राइब द atomic model, and point number 2, the harmonic oscillators to define the energy levels। तो ये एप्लीकेशंस के तौर पे भी पूछा जा सकता है, derive an equation to describe the motion of electron, ठीक है। इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, derive the equation to explain the motion of electron in an atom, ठीक है। तो ये आपने यही इक्वेशन डिराइव करनी है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को एक्सप्लेन करती है। और दूसरा इसमें पॉइंट लिखा हुआ है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स टू डिफाइन देयर एनर्जी लेवल्स। जी, तो एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करने के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के एनर्जी लेवल को डिफाइन करने के लिए जो इक्वेशन बनाए, वो भी यही स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है। इसी तरह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, उनके लिए अगर आपको इक्वेशन बनानी पड़े तो वो भी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से ही वर्किंग होगी, ठीक है। तो ये तीनों एप्लीकेशंस आपने याद रखनी है इस स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन की, ठीक है। ये, सर हाँ, अगर ये ये इक्वेशन जो है, सर ये अगर ये अकेली आती है कि स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन को हम डिफाइन करें और इसको एक्सप्लेन करें, तो सर ये स्टार्ट वाला लिखेंगे, क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम? इसमें जस्ट ये जो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है ना, ये देखें, ये वाली, ये वाली एक्सप्लेनेशन जो डायग्राम के साथ यस सर। एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है। इसी तरह की ये जस्ट यहाँ पे आपने यही एक्सप्लेनेशन देनी है कि इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मूव करता है, और उसी वेव को हम 2 डायमेंशन ड्रॉ करके
तो उसका एम्पलीट्यूड देखते हैं और उस एम्पलीट्यूड को साई कह दिया एंड देन ये सारी एक्सप्लेनेशन इसकी, यही चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है बस। और बता देना कि ओके ये सर। 1926 में एरविन स्क्रॉडिंगर ने वर्किंग की थी। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशंस का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसमें यही 3 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डिस्क्राइब द एटॉमिक मॉडल, सेकंड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स टू डिफाइन द एनर्जी लेवल्स, and third is diatomic molecules to define their rotational vibrational energy levels। बस ये 3 एप्लीकेशंस आपने लिख देनी है। चले, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर ये मोशन जो ऑफ 198 पेज नंबर फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये वाला टॉपिक आएगा? नहीं बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सर फिजिकल इससे ऊपर नहीं, वो भी नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाएगा 4.12, टॉपिक 4.12, मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, ठीक है। नोट्स हैं तो आपके पास, नोट्स में ये वाला टॉपिक बनता है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो इसमें आपने ये डायग्राम बनानी है, ठीक है, इसमें लिखना है ये सब चीज़ें इसमें डायग्राम के अंदर, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है साथ में ये भी देनी है, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे इसकी सारी डेरिवेशन है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स की, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से शुरू होती है, ठीक है। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से शुरू होकर ये आपने साई और फिर ये सारी वैल्यूज आपने इसमें ये सारी वर्किंग करनी है, ठीक है। आपकी बुक में ये ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, ये देखिए ये वर्किंग, ये वाली, ये सारे इसके पॉइंट्स आप लिखेंगे, कहाँ पे साई ज़ीरो होता है, कहाँ पे साई ज़ीरो नहीं होता, फिर के स्क्वायर की वैल्यू और एंड पे कंपेरिजन करके आपके पास इक्वेशन नंबर 11 बन जाएगी। ये E इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 8 ma स्केयर। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये है पार्टिकल इन वन डायमेंशन की एनर्जी की इक्वेशन, यानी अगर वो पार्टिकल एक बॉक्स में मौजूद है तो उस बॉक्स में ऐसा नहीं है कि वो हर जगह मूव कर सके, यहाँ भी मूव कर ले, यहाँ भी मूव कर ले, यहाँ भी मूव कर सके, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ एनर्जी वैल्यूज होंगी जिनके हवाले से वो मूव कर सकेगा। जैसे अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो एच स्केयर ओवर 8 ma स्केयर बनता है। तो ये एनर्जी अगर उस पार्टिकल के पास है तो वो इस एनर्जी लेवल पे मूव करेगा, पहले एनर्जी लेवल पे। अगर उसके पास 4h स्केयर ओवर 8 ma स्केयर मौजूद है तो वो सेकंड एनर्जी लेवल पे मूव करेगा, ठीक है, और थर्ड पे फिर इस तरह से। तो इसका मतलब है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी क्वांटाइज है, एनर्जी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी को लेके तो उस बॉक्स में मूव कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल के लिए एक फील्ड में मूव करना, ठीक है, एक किसी भी हमारे पास जैसे बॉक्स में मूव करना, तो इस बॉक्स में वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स एनर्जी लेवल्स पर ही मूव कर सकता है, यानी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो ये एनर्जी क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये आपका। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिराइव एन इक्वेशन, ये आई थिंक मैंने यहाँ पे दिया वो भी होगा, देखते हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिया मैंने,
वो दूसरे पेपर में है, ठीक है। मैं देखता हूँ दूसरे पेपर में अगर है तो मैं ओपन कर लेता हूँ उस क्वेश्चन को भी। हाँ जी, ये अभी नहीं है मेरे पास फिलहाल। आप क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लें, क्वेश्चन लिख लें यहाँ पे। डिराइव एन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन derive an equation for electron So next. which has quantized energy levels। यानी इलेक्ट्रॉन के पास जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं उसकी इक्वेशन आप बनाएं। तो ये है एनर्जी क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिनके पास नोट्स हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। दिस इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन nth ऑर्बिट। किसी भी पार्टिकल की अगर आपने एनर्जी की इक्वेशन निकालनी है कि उस पार्टिकल के पास एनर्जी कितनी है, तो आप इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ई एन इज इक्वल टू एन स्केयर आई स्केयर ओवर 8ma², ठीक है। ये एनर्जी की इक्वेशन। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये मतलब यही क्वेश्चन आगे भी जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे भी डिराइव किया गया है आपकी बुक में भी। ये देखें, इसको आगे भी डिराइव किया गया है। एनर्जी की फाइंड करने के बाद क्वेश्चन 11 बन गई। उसी 11 इक्वेशन को यहाँ पे कंक्लूड भी किया गया है, रिजल्ट्स बताए गए हैं कि एनर्जी का मैस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जब मैस ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, ठीक है। एनर्जी लेवल में गैप उतना ही छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। फॉर अ डस्ट पार्टिकल एनर्जी लेवल्स आर सो क्लोजली स्पेस वी कैन नॉट ऑब्जर्व द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल एनर्जी वैल्यूज विद एनी इंस्ट्रूमेंट। कि अगर हम पार्टिकल डस्ट पार्टिकल की बात करते हैं तो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो इतना क्लोजली स्पेस हो जाता है कि हम उसमें डिफरेंस मालूम नहीं कर पाते, ठीक है। ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, ठीक है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये इतना इतना डिफरेंस आ रहा है, पार्टिकल्स की एनर्जी के दरमियान ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैस ज़्यादा होगा तो एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है। ये वाली लाइन जो यहाँ पे बनी हुई है ये बहुत करीब बनेगी। और अगर डस्ट पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो ये लाइनें बहुत करीब बनती हैं, इतनी करीब कि हम उन जो लाइंस हैं उनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस मालूम नहीं कर पाते, ठीक है। तो यही क्वेश्चन, ये देखें, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। ये how the energy levels differences in one dimensional box change with the change of mass of particle and the width of the box। अभी अगर 4 नंबर का सवाल पूछा गया है तो इसमें डेरिवेशन तो लिखनी ही नहीं है। ये हिंट देख लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2, नो डेरिवेशन, ओनली फाइनल इक्वेशंस, रिजल्ट्स एंड ग्राफ डिस्कशन। कि ये जो मैंने बात बताई है इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देनी है आपने, इसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है। ये वाले रिजल्ट्स जो अभी बताए हैं, ये वाले, ये कंक्लूजन्स, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास,
ठीक है, और ये दूसरा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ये मैथ्स के साथ जो एक्सप्लेनेशन है ये एक्सप्लेनेशन देनी है, ये रिजल्ट एक्सप्लेनेशन, ये इक्वेशन, और उसके बाद ये आ गई विड्थ ऑफ बॉक्स के हवाले से डिस्कशन। तो ये दो पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने ये दो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो इक्वेशन है एनर्जी डिफरेंस की इक्वेशन, डेल ई इज इक्वल टू 2n+1 एच स्क्र ओवर 8ma², ये है फाइनल इक्वेशन एनर्जी डिफरेंस फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स। तो ये एनर्जी डिफरेंस की इक्वेशन है, डेल ई इज इक्वल टू 2n+1 ओवर एच स्क्र ओवर 8ma²। ये इक्वेशन आपने लिखनी है। ठीक है, ये इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद ये दोनों बताने हैं कि इसका डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है विड्थ ऑफ बॉक्स के एक्सक्यूज साथ मी उसकी। जी सर, नोट मेरे पास सर, प्लीज बुक से बता दें, समझ नहीं आ रही बुक से। क्या पूछा बेटा, नोट से बता दूं? सर भी आपने क्वेश्चन लिखवाया था, इसका कहाँ से कौन सा आंसर बनता है? जो अभी क्वेश्चन लिखवाया है ना, ठीक है, वो जो यस सर, इक्वेशन, ड्राइव फॉर हाँ, इलेक्ट्रॉन व्हिच हैव डाइज उस एनर्जी लेवल। उसका आंसर इधर खत्म हो जाता है, यहाँ पे खत्म बस, ये सर खत्म हो ऊपर के। की सारी हाँ, इक्वेशंस ड्राइव करनी है। हाँ जी, हाँ जी, सारी क्वेश्चन टाइप करनी है। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद जस्ट आपने मैं बेटा अटेंडेंस सेंड कर लूँ, फिर उसके बाद शुरू करते हैं आगे। हाँ जी, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है डेरिवेशन वाले क्वेश्चन का, डेरिवेशन यहाँ पे खत्म करने के बाद आपने ये रिजल्ट मेंशन कर देना है, ये कंक्लूजन
एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और दूसरा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ विड्थ ऑफ द बॉक्स। ठीक है, और इसमें जस्ट इस एक्सप्लेनेशन की दो लाइनें आपने लिख देनी है। आपने बता देना है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। ये पॉइंट एक्सप्लेन करता है क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफरेंस को। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म, डेरिवेशन वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक में, ये जो ग्राफ है वो बनाना है। हाँ जी ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ एक्चुअली वही चीज़ है, ये देखें, ये ग्राफ एक्चुअली एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये बनाना है। अब इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन जो इस तरह से पूछा जा सकता है, ये हाउ द एनर्जी लेवल डिफरेंसेस इन वन डायमेंशनल बॉक्स चेंज with the change of mass of particle and the width of box। तो इसमें 4 नंबर का है, आपने सिर्फ इसमें एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, इस चीज की एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन इसमें नहीं है। देखें आप जरा, ये आपने ये क्वेश्चन लिखी, E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8m स्क्वायर। एनर्जी और मास का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। एनर्जी और 1 ओवर ए स्क्वायर का भी इनवर्स रिलेशन है। ये चीज, ये वाली, ये कंक्लूजन, इसके बाद ये वाला कंक्लूजन, इसमें ये रिजल्ट्स एक्सप्लेन करेंगे, दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, और उसके बाद ये एनर्जी लेवल की जो डिफरेंसेस इक्वेशन है, ये वाली एनर्जी डिफरेंसेस की इक्वेशन, डेल ई इज इक्वल टू 2n + 1 एच स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर, ये इक्वेशन आप भी लिखेंगे। ठीक है, और आप बता देंगे कि एनर्जी जो है वो इनकी फिक्स होती है। ठीक है, बस ये वाली, बस ये ग्राफ बना देंगे उसमें। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन की समझ आ गई। 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन में 2 पार्ट ए है, इसमें ग्राफ भी बनाना है ना? हाँ जी ग्राफ बनाना है। सर ग्राफ और कंक्लूजन्स लिखने हैं बस। हाँ जी, ग्राफ, कंक्लूजन्स, और लास्ट पे जो डेल ई की इक्वेशन है, ये वाली, डेल ई इज इक्वल टू en+1 माइनस ई एन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये सारी। चले, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक नहीं बल्कि इसी टॉपिक में एक और आगे चलकर हम मजीद इसकी डेरिवेशन करवाते हैं। देखिए ये यहाँ, ये देखें 4.12.3। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। इसमें हमने इस इक्वेशन को मजीद आगे चलकर हमने देखना है कि जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो कैसे नॉर्मलाइज फंक्शन को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, इसमें ये सारी डेरिवेशन आ जाती है, और ये सारी डेरिवेशन है। ठीक है, साई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओवर ए साइन स्क्वायर ओवर एन साइन एक्स ओवर टी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये इसका रिजल्ट है, इस इक्वेशन का रिजल्ट है। यहाँ तक ये खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट 4.12.2 4.12.2 ये एक्चुअली साई स्क्वायर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और साई स्क्वायर है क्या? वो ये है, ये जब आप साई स्क्वायर को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें
आप ये डेरिवेशन डिराइव करेंगे। आप डेरिवेशन डिराइव करने के बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ये मेंशन करेंगे, और रिजल्ट्स के बाद ये जो ग्राफ है साई स्क्वायर वाला 4.12.2 में साई स्क्वायर का ग्राफ, ये एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस ओके ग्राफ सर। की explanation। सर ये दोबारा बता दें। रिकॉर्ड हो गया है, सुन लीजिएगा। आगे चलते हैं, मैं इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या आएगा जी, ये क्वेश्चन देखिए, एक मिनट है। हाउ द वेवलेंथ एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स varies for a particle in various energy level in one dimension box। वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, हाँ जी यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है। हाउ द वेवलेंथ एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव varies with the for a particle in various energy levels in one dimension box। वन डायमेंशन बॉक्स में जो वेवलेंथ है और जो एम्पलीट्यूड है वो वेव्स के साथ कैसे कैसे वेरी करती है। तो ये दो ग्राफ हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में ये देखें, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, ये वाला ग्राफ है 4.18 ग्राफ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये ग्राफ आ रहा है। आप एक्सप्लेन करते हैं कि साई एक्चुअली वेव एम्पलीट्यूड को जाहिर करता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव अगर पहला एनर्जी लेवल हो तो उसमें हमें सिर्फ एक ही एम्पलीट्यूड मिलता है, और वेव कितनी बनती है, हाफ वेव बनती है। जब n इज इक्वल टू 2 यानी कि दूसरा एनर्जी लेवल होगा तो इसमें एम्पलीट्यूड 2 बार और वेव की जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो 1। ठीक है, एक 1 नंबर ऑफ वेव आपको मिल जाती है। ठीक है, 1 नंबर ऑफ वेव, और n इज इक्वल टू 3 हो तो आपको 1.5 वेव मिलती है। ठीक है, 1.5 वेव मिलती है, और इसमें 3 बार आपको एम्पलीट्यूड मिलता है। ठीक है, 3 बार, ये देखें, एक बार इधर यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिला, ये बार, एक बार यहाँ पे। तो यही चीज पूछी गई है, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है साथ में। ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दे दिया। ये जो क्वेश्चन है, हाउ द वेवलेंथ, ठीक है, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव वेरीज फॉर अ पार्टिकल इन वेरियस एनर्जी लेवल्स। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जब हम देखते हैं तो कैसे कैसे उसके इंक्रीज होता है। तो ये 4 नंबर का सवाल है, इसमें इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आ जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, ये इसकी नॉर्मलाइजेशन वाली क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूँ मैं है कि नहीं है। एक क्वेश्चन और भी होगा इसी रिलेटेड। सर नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन करना है। हाँ जी करना है। वही मैं इसका क्वेश्चन देख रहा हूँ ताकि आपको मैं उसका क्वेश्चन भी दिखा दूँ। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन का क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है,
नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पेपर्स इधर उधर हुए हुए सारे, ये नहीं है। ओके, मैं वैसे आपको लिखवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे बुक में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज है ना, बुक की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 18 है ये, क्वेश्चन नंबर 18। यस सर, मिल गया। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन एंड हाउ डज इट हेल्प टू us to know that amplitude of the moving particle depends upon the width of the box। ठीक है, तो ये इसमें ये सारी डेरिवेशन आ जाती है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में आपने क्या लिखना है, इस क्वेश्चन के आंसर में आपने लिखना है, ये देखें यहाँ पे डेरिवेशन, ये देखें डेरिवेशन, ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी सारी डेरिवेशन आ जाती है। डेरिवेशन के बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है, डेरिवेशन खत्म होती है, और उसके साथ ही लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो किसी भी जो पार्टिकल है उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है विड्थ ऑफ बॉक्स के ऊपर। एम्पलीट्यूड को साइज से जाहिर करते हैं और विड्थ ऑफ बॉक्स को ए से जाहिर करते हैं, तो इसका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो ये इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आपने यही एक्सप्लेनेशन यहाँ तक देनी है। ठीक है, और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स इसमें मेंशन करने हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन्स इस क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाँ बस यही है, इसमें तो यही क्वेश्चंस थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ जी सर ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी है, मुझे आवाज नहीं आई थी 12.5 वाला। हाँ जी हाँ जी, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी इंक्लूड हैं, ये सारे रिजल्ट लिखे हुए हैं ना, ये वो सारे ये इंक्लूड हैं। ओके सर। हाँ, यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास इसका ये जो रूल्स हैं, ठीक है, हमने रूल्स मैंने पढ़ाए थे आपको ऑफ रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या रूल्स हैं, ऑफ बो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। ये वाला हुंड्स रूल, तो ये तीनों रूल्स हैं, ये हैं रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या रूल्स हैं, तो आप उनमें ये तीनों रूल्स लिखेंगे विद एग्जांपल्स। ये देखिए, ये इसमें तो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ बुक में ये टॉपिक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आपको ये मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उस नोट्स में आपको ये पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हैं रूल्स ऑफ बो प्रिंसिपल, आपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। ऑफ बो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपकी एफएससी की बुक में है ये। ठीक है, एंड हुंड्स रूल, ये तीनों रूल्स विद एग्जांपल। जी सर नोट्स में नहीं मिल रहा। चले, आप जब क्लास में आएंगे फिर आपको मिल जाएगा, अभी फिलहाल आप यहीं से कर लीजिएगा। ठीक है, या मैं आपको उधर
BS zoology वाले ग्रुप में पिक्चर सेंड कर दूंगा मैं इसकी। ये 2 पेजेस हैं इसके, ठीक है, एक ये वाला पेज है, एक ये वाला पेज। और उसके बाद ये क्वांटम नंबर्स, ये आपके एफएससी की बुक में है, ठीक है। फर्स्ट ईयर की अगर आप बुक खोले ना तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है, उस चैप्टर में लास्ट पे टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। उस लास्ट टॉपिक में यही रूल्स हैं, ठीक है। तो ये रूल्स आपके वहाँ पे मौजूद हैं, आप वहाँ से ये कर सकते हैं, तीनों रूल्स हैं, ठीक है। और इसके साथ ये क्वांटम नंबर्स, ये भी एफएससी की बुक में दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक है। क्वांटम नंबर्स वहाँ पे दिए गए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर्स भी करने हैं, ठीक है। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, या शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता? क्वांटम नंबर्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। क्वांटम नंबर्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बाकी ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स के शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर्स में रिपीट हुआ है, और क्वांटम नंबर्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं, ओके। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट आपके पास, ओपन करें, सर जी सर जब हम कॉलेज आएंगे तो मुझे नोट्स हार्ड फॉर्म में मिल जाएंगे? हाँ जी, मिल जाएंगे। सर आपने बताया नहीं। जी क्या पूछे? सर जो आपने अभी करवाया है एजीम्यूथल प्रिंसिपल, ये सारे, तो सर ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं एक बन के आता? हाँ जी बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। क्वांटम नंबर्स का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर जो ये नोट्स हैं डॉक्टर जमशेद अकबर के, इनमें आपने सेकंड चैप्टर के भी रखवाए हुए हैं कॉलेज में? हाँ जी, जितना आपका कोर्स है मैंने सारे रखवा दिए हैं। ठीक है सर। ओके, अब आ जाए थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है ये आपका, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट पेज, इसमें स्टेट फंक्शन के बारे में पूछा गया है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। स्टेट फंक्शन ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, कि चेंज कैसे आया। तो वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये एग्जांपल्स हैं स्टेट फंक्शंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हाउ एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, हाउ enthalpy is a state function, या how temperature is a state function, how internal energy is a state function, how entropy is a state function, ठीक है जी। क्या पूछ रहे हैं? सर पेज नंबर कौन सा है ये बुक पे? तो आपके पास बुक में ये केमिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर और स्टेट ऑफ अ सिस्टम, सर बुक में तो नहीं है ये। सर 228 पेज। 228 है। यस सर, लास्ट पे एंथैल्पी का वो टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी है कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है,
आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, ये स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो अगर पूछा जाए कि इंथाल्पी स्टेट फंक्शन है तो आप कहें जी हाँ, इंथाल्पी एक स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड defines which have defined values of initial and final states, and enthalpy is independent of path through which change take place। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आप एग्जांपल दे देंगे कि एंथैल्पी अगर स्टेट फंक्शन है तो एंथैल्पी की फर्स्ट इनिशियल वैल्यू h1, ठीक है, यहाँ तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के हवाले से दिया गया है, तो एंथैल्पी को h1 लिखेंगे, इनिशियल कंडीशन h1, फाइनल h2, ठीक है, और जो इसमें चेंज आएगा डेल h वो आपके पास इक्वल टू होगा h2 माइनस h1। बस तो आप कह देंगे कि जो एंथैल्पी है वो एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए एंथैल्पी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ डिपेंड करती है फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इस तरह से आपके पास वॉल्यूम पूछा जाए कि वो वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, या किसी भी स्टेट फंक्शन का पूछा जाए कि ये स्टेट फंक्शन कैसे है, तो आप यही एक्सप्लेनेशन उसमें लिखेंगे। ठीक है, और इसी एग्जांपल को आप उसके साथ रिलेट कर लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो ये पूछ लेते हैं कि ये स्टेट फंक्शन कैसे है बताइए, तो आप इसमें यही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। स्टेट फंक्शन के बाद नेक्स्ट ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दिया गया है। बुक में आपके पास ये लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 5.2.2। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की पहले स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, आपने स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि इसकी स्टेटमेंट क्या क्या है, और उसके बाद फिर इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन, तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और इसको आपने आपकी बुक में इसको रीअरेंज भी किया गया है। ठीक है, आप डब्ल्यू की जगह पे पी डी वी भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, वो फिर आगे डिफरेंट इसके केसेस आ जाते हैं। इक्वेशन यहीं तक है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है और उसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन, और इसकी साइन कन्वेंशन याद रखनी है आपने। ये साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन करके यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, या सिर्फ पूछ ले के एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो उसमें आपने इसकी सारी जो डेफिनेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट लिखनी है, और फिर उसकी एग्जांपल देकर आपने मैथमेटिकल फार्मूलेशन भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी इंथाल्पी सर लिखना है? नहीं, इंथाल्पी अलहदा आ जाता है फिर। ठीक है, इंथाल्पी को हम अलहदा लेके आएंगे। ये यहीं पे ख़त्म। ठीक, उसके बाद अगर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट फॉर्म्स पूछ ले, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन प्रेशर इज जीरो, तो ये उसके डिफरेंट केसेस हैं। जब वॉल्यूम चेंज ज़ीरो होगा तो ये क्यू वी के बराबर होगा, जब प्रेशर ज़ीरो होगा तब ये क्यू पी के बराबर होगा। ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो ये चीज़ें उसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केसेस हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो केसेस हैं वो यही वाले आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये हीट कैपेसिटी। जी, हीट कैपेसिटी का जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में टॉपिक दिया गया है 5। एंथैल्पी बता दूं मैं आपको कि एंथैल्पी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5.2.4। व्हाट इज एंथैल्पी, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। आई थिंक ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एंथैल्पी, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। टॉपिक 5.2.4 दिया गया है, इसमें ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है, एंथैल्पी क्या होता है और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस खास तौर पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है 5.3 टॉपिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की पहले आप इसमें लिखेंगे हीट कैपेसिटी है क्या। ठीक है, डेफिनेशन हीट कैपेसिटी की, हीट कैपेसिटी को आप मोलर हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं। अगर आप उसमें 1 मोल के लिए बात करते हैं तो आप यहाँ पे जब आप लिखते हैं ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सिस्टम के साथ ही अगर आप 1 मोल लिख दें तो ये मोलर हीट कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, हीट कैपेसिटी इसमें आप लिखेंगे कि इसकी जो इक्वेशन है वो है C इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। ये हीट कैपेसिटी की इक्वेशन है और ये किस पे डिपेंड कर रही है, हीट चेंज और टेम्परेचर चेंज, इस पे डिपेंड कर रही है। हीट इज एब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड एंड इट इज डिफाइंड अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो ये चीज़ें आपने इसमें हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन में, मोलर हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन में लिखनी है। अब उसके बाद इसके डिफरेंट केसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दोनों इसके टाइप्स आ जाती हैं। अगर हीट कैपेसिटी का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज हीट कैपेसिटी एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो उस टाइप्स के अंदर यही आप लिखेंगे हीट कैपेसिटी की क्या टाइप्स होती हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। और इसके साथ साथ जो दोनों की इक्वेशंस बनती हैं, ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस भी आपने लिखनी है, डिफाइन भी करना है। ठीक है, यानी एंड तक ये सारा यहाँ तक आ जाता है कंप्लीट। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी से पहले तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। व्हाट इज हीट कैपेसिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। जी सर एंथैल्पी वाला शॉर्ट में आएगा? हाँ जी, वो शॉर्ट में ही आता है। सही, हीट कैपेसिटी वाला कहाँ तक क्वेश्चन एंड करना है? यहीं 5.3.3 बस यहाँ तक खत्म हो जाएगा। टाइप्स जो है ना, अगर टाइप्स पूछी जाए तो ये जो इक्वेशन बनती है सीपी यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो इक्वेशन बन रही है, सीपी इज इक्वल टू डी एच ओवर डी टी, इक्वेशन 10 यहाँ तक एंड हो जाता है। ठीक, अच्छा उसके बाद ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। 5.3.3 रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो ये छोटी सी इसकी डेरिवेशन है, इक्वेशन 11, 12 और 13 पे ये खत्म हो जाता है बस। तो ये शॉर्ट सी आप डेरिवेशन कर लीजिएगा साथ इसके, सी बी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हीट कैपेसिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस।
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? जो रिवर्स हो सके वो रिवर्सिबल है, ठीक है, और वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज से आते हैं, ठीक है। ये आई थिंक आपकी बुक में मुझे नहीं मिला था ये टॉपिक। यस सर, बुक में नहीं है। हाँ, ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का ये छोटा सा टॉपिक है, ये इनके डिफरेंसेस पॉइंट्स हैं। व्हाट आर इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस, बस एग्जांपल के जरिए आपने बता देना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ये लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 238 पे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। हाँ जी, इसका आपका क्वेश्चन अगर देखना है तो क्वेश्चन इसमें आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए है। डिस्कस आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, डिराइव एन इक्वेशन फॉर द वर्क डन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए साथ में, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट डू यू मीन बाय हीट कैपेसिटीज, गिव थर्मोडायनामिक डेफिनेशन ऑफ सीपी एंड सीवी, हाउ आर दे रिलेटेड विद ईच अदर। इसमें सारा कंप्लीट वर्किंग आ जाएगी, ठीक है, हीट कैपेसिटीज वाले की। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लिया करें साथ साथ, आपको हेल्प हो जाती है, पता चल जाता है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ फॉर एन आइडियल गैस। एडियाबैटिक प्रोसेस, अच्छा ये इन टर्म ऑफ इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये देखिए प्रेशर चेंज की फॉर्म में अगर वर्क डन हो, मतलब साथ ही हेडिंग दी हुई है उसी के साथ 5.5.1 पेज नंबर 240 5.5.1। यस सर। हाँ, ये इसका जो क्वेश्चन है छोटा सा ये क्वेश्चन है, डिराइव द इक्वेशन फॉर वर्क डन इन टर्म ऑफ प्रेशर चेंज। ठीक है, डिराइव द इक्वेशन फॉर वर्क डन इन टर्म ऑफ प्रेशर चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, ये इसका आंसर है। ओके सर। हाँ जी, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, पेज नंबर 240 5.5.3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन यस ऑफ सर। गैस। हाँ जी, ये सारा क्वेश्चन इसमें है, डेरिवेशन भी, ठीक है, कंप्लीट इसकी डेरिवेशन, और ये इक्वेशंस बनती हैं टी वी पावर गैमा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, और लिखा हुआ है डिस्कस द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एंड डिराइव द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप कौन कौन से? टी वी पावर गैमा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी पी पावर 1 माइनस गैमा ओवर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड नंबर 3 पी वी पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन इसी जब आप डेरिवेशन करते हैं तो इसी के अंदर ये सारे डिराइव हो जाते हैं। टी वी पावर गैमा -1, अगर आप इसको टेम्परेचर को
v पावर गामा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो pv पावर गामा माइनस 1 बन जाता है। ठीक है। यस सर टॉपिक 5.5.2 नहीं करना 5.5.2 चेंज इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन गैस। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके सर। हाँ जी, ये सारी इसकी डेरिवेशन है एडियाबैटिक वाले की। ठीक है, स्क्रीन पे भी दिखाई हुई है मैंने, ये देख लें। पी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट या टी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इनके डिफरेंसेस पॉइंट्स भी हैं एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के। सर मेरी बात की नोट स्टार्ट हो गई सारे चैप्टर्स के। चलो ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम। जी जी सर जितने भी आपने नोट्स रखवाए हुए हैं तो सर सारे चैप्टर्स के सर उसमें सारे टॉपिक्स हैं। हाँ जी, सारे टॉपिक्स हैं। ओके ओके क्लास, आपकी क्लास का टाइम हो गया। थर्मोडायनामिक्स के नोट्स भी रखवा दिए हैं, मैं यहाँ पे अपलोड भी कर दूंगा आज। अपलोड कर दें। हाँ जी, मैं कर दूंगा अपना।